वो पैसा एक तोहफा था पापा। आप अपने खुद के बेटे पर केस नहीं कर सकते। आदित्य ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। मैंने अपने हाथ में लीगल दस्तावेजों को देखा जिस पर उसका सिग्नेचर साफ था, और मैंने वो शब्द कहे जो सब कुछ बदल देंगे। तो मैं आपको कोर्ट में मिलता हूं। 3 महीने बाद जज ने मुझे Rs 1.44 करोड़ का मुआवजा दिया, और मेरे बेटे ने केवल मुकदमा ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ खो दिया। थोड़ा पीछे चलते हैं। मेरा नाम रघु पाठक है और मैं 67 साल का हूं। पुणे, महाराष्ट्र में रहता हूं। मैंने 35 साल तक एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में काम किया और फिर रिटायर हो गया। मेरी अब दिवंगत पत्नी माया और मैंने करवे नगर में एक साधारण बंगलों में 2 बच्चों को पाला। माया 3 साल पहले अग्न्याशय कैंसर से लड़ाई लड़ते हुए हमें छोड़ गई। सच कहूं तो मैं अब भी उसी तरह नहीं हूं। घर अब बहुत बड़ा लगने लगा है, लेकिन यह पूरा चुका है और यादों से भरा है, इसलिए मैं यहां रुकता हूं। हमारा बेटा आदित्य 35 साल का है। वह हमेशा महत्वाकांक्षी रहा है, कभी कभी तो सीमा पार। उसने पुणे विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिग्री प्राप्त की। कई टेक कंपनियों में काम किया, लेकिन वह हमेशा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की बातें करता था। उसकी पत्नी साक्षी, खैर, वह थोड़ी जिद्दी है। वे 6 साल पहले एक नेटवर्किंग कार्यक्रम में मिले थे और 8 महीने के अंदर ही शादी कर ली। माया उसे कभी पूरी तरह से पसंद नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कभी नहीं कहा। वह केवल रविवार के खाने के दौरान मुझे एक नजर देती थी। आप जानते हैं वो नजर। 5 साल पहले आदित्य मेरे पास एक अवसर लेकर आया। उसने और उसके एक साथी ने एक टेक स्टार्टअप शुरू करने की योजना बनाई थी, जो छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एआई संचालित इन्वेंट्री प्रबंधन से संबंधित था। मैं ईमानदारी से कहूं कि जो आधा उसने समझाया वो मेरे सिर के ऊपर से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में जो उत्साह था वह मुझे अपने बचपन की याद दिलाता था, जब वह मुझे अपने विज्ञान मेले के प्रोजेक्ट्स दिखाता था। उसे पूंजी की जरूरत थी। Rs 112 करोड़, ये कोई छोटी रकम नहीं है। मेरे लिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में पैसे को संभाला है, यह एक बड़ा जोखिम था। माया की जीवन बीमा ने कुछ पैसे दिए थे। हमारे पास रिटायरमेंट सेविंग्स थे, लेकिन Rs 1 12 करोड़ एक बड़ा दान था। मैं अपने बेटे की मदद करना चाहता था। कौन सा पिता नहीं चाहता? लेकिन मैं कल के बच्चे नहीं था। मैंने बहुत से पारिवारिक लोन को बर्बाद होते देखा है, जो संबंधों और वित्त दोनों को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैंने आदित्य से कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन हम यह सही तरीके से करेंगे। कानूनी दस्तावेज, भुगतान की शर्तें, ब्याज दर, यह एक व्यावसायिक लोन है बेटे, कोई भेंट नहीं। उसने तुरंत सहमति दी। हम अपने वकील दीपक मेहता के पास गए, जो हमारे एस्टेट प्लानिंग का ध्यान रखते थे। हमने एक प्रॉमिसरी नोट तैयार किया, साफ, सरल, कानूनी। Rs 1 12 करोड़ का मूलधन, 5% वार्षिक ब्याज, 5 साल की चुकौती अवधि, जिसमें हर महीने Rs 830 चुकाने थे। आदित्य ने इसे 15 अक्टूबर 2019 को साइन किया। साक्षी भी वहां थी, गवाह के सिग्नेचर और सब कुछ। हमने इसे नोटरीकृत भी कराया। पहले साल जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, भुगतान आते रहे, हर महीने ई ट्रांसफर, कभी कभी एक त्वरित संदेश के साथ, धन्यवाद पापा, या व्यापार बढ़ रहा है। मैं आदित्य और साक्षी को पारिवारिक रात्रिभोज, जन्मदिन, क्रिसमस पर देखता था। सब कुछ ठीक लग रहा था। स्टार्टअप क्लाइंट्स प्राप्त कर रहा था। आदित्य ने 3 कर्मचारियों को काम पर रखा। उसने मुझे स्थानीय व्यापारिक पत्रिकाओं में कंपनी के बारे में लेख दिखाए। मुझे गर्व हुआ। माया दूसरे साल के जनवरी में गुजर गईं। आदित्य वहां था, निश्चित रूप से। उसने एक ऐसी श्रद्धांजलि दी कि सबकी आंखों में आंसू आ गए, बात करते हुए कि मां हमेशा उस पर विश्वास करती थी। अंतिम संस्कार के बाद, जब हम अपने लिविंग रूम में शोक संवेदनाएं स्वीकार कर रहे थे, आदित्य ने मुझे अलग किया। पापा, मुझे पता है कि यह मुश्किल है। अगर आपको कुछ चाहिए तो साक्षी और मैं यहां हैं, और अभी लोन के भुगतान की चिंता मत करो, जितना समय चाहें लें। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, सच में। 2 महीनों तक मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं देखी। मैं केवल हर दिन को जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्च में
मैंने देखा कि भुगतान आ चुका है और अप्रैल और मई में हर महीने सूरज की पहली किरण की तरह नियमित। यह मेरे लिए कुछ मायने रखता था। उस प्रतिबद्धता ने, खासकर शोक के धुंध में। तीसरे साल तक मैं बेहतर कर रहा था। मैंने एक शोक सहायता समूह में शामिल हो गया, किर्बी सेंटर में स्वयं सेवा करना शुरू किया, खुद को व्यस्त रखा। भुगतान जारी रहा। आदित्य का व्यवसाय सफल लग रहा था। वे अपने कोंडो से वडाला के एक नए घर में चले गए, जो शायद RS4 3 करोड़ का था। साक्षी ने फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट की, उन कोणों के साथ जो उनके नवीनीकरण किए गए किचन और पिछवाड़े की आग जलाने की जगह को दिखाते थे। फिर चौथे साल में कुछ बदल गया। अगस्त 2023। भुगतान नहीं आया। मैंने सोचा कि यह एक चूक है, लोग व्यस्त हो जाते हैं। मैंने आदित्य को एक संदेश भेजा। नमस्ते बेटे, बस चेक कर रहा हूं, इस महीने का ट्रांसफर नहीं आया, सब ठीक है? 3 दिन, कोई जवाब नहीं। अंततः एक संक्षिप्त संदेश आया। माफ करो पापा, भूल गया, इस सप्ताह भेज देंगे। ये 5 दिन बाद आया। कोई स्पष्टीकरण नहीं। मैंने इसे छोड़ दिया। सितंबर, वही स्थिति। पहले दिन कोई भुगतान नहीं। मैंने 1 हफ्ते बाद फिर से संदेश भेजा। इस बार काम में व्यस्त था, जल्द ही। भुगतान 3 हफ्ते देर से आया। मुझे असहज लगने लगा। यह आदित्य की तरह नहीं था। मैंने उसे फोन किया। यह वॉइसमेल पर चला गया। मैंने एक संदेश छोड़ा। आदित्य, यह तुम्हारा पिता है? मुझे लगता है कि हमें लोन के समझौते के बारे में बात करनी चाहिए। जब तुम कर सको मुझे कॉल करो। उसने इसके बजाय टेक्स्ट किया। सब कुछ ठीक है पापा, बस कैश फ्लो की समय सीमा की समस्या है। आप जानते हैं व्यापार कैसे होता है। अक्टूबर, कोई भुगतान नहीं। नवंबर, कुछ नहीं। अब मैं RS 6.8 लाख की कमी महसूस कर रहा था और मेरे टेक्स्ट बिना जवाब के जा रहे थे। जब मैंने कॉल करने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया और संदेश भेजा कि वह बात नहीं कर सकता या मीटिंग में है। मैं एक शनिवार को दिसंबर में उनके घर गया। मैं नहीं चाहता था कि यह एक अचानक मुलाकात हो, इसलिए मैंने पहले संदेश भेजा। मैं दोपहर 2 बजे आ रहा हूं, हमें आरण के बारे में बात करनी है। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैं गया। साक्षी ने दरवाजा खोला। उसने मुझे अंदर आने का आमंत्रण नहीं दिया। वह दरवाजे पर खड़ी थी, अपने हाथों को क्रॉस करके मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं दरवाजे पर सामान बेचने वाला विक्रेता हूं। आदित्य यहां नहीं है, उसने सपाट स्वर में कहा। वह कहां है? मैं उसे हफ्तों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। वह व्यस्त है। रघु, व्यवसाय एक बदलाव के द्वार से गुजर रहा है। रघु, न कि पिताजी न ही श्री पाठक। रघु, मैं समझता हूं कि व्यवसाय में चुनौतियां होती हैं। मैंने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, लेकिन हमारे बीच एक समझ है। अगर उसे भुगतान में समस्या है तो हम पुनर्गठन पर बात कर सकते हैं, लेकिन उसे मुझसे संचार करने की जरूरत है। साक्षी का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता है समस्या क्या है? तुम उसे एक कर्जदार की तरह ट्रीट कर रहे हो, न कि अपने बेटे की तरह। इसी वजह से वह तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम इस पैसे के मुद्दे से इतने परेशान हो गए हो। एक हस्ताक्षरित अनुबंध है। परिवार को अनुबंध की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रघु, शायद अगर तुमने बस बिना शर्त उसका समर्थन किया होता तो स्थिति अलग होती। मेरे चेहरे पर गर्मी चढ़ने लगी। मैं उसके ऊपर कोई बोझ नहीं डाल रहा। मैंने उसे विश्वास के साथ 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। मैं केवल वही मांग रहा हूं जो हमने तय किया था। तुम्हें पता है क्या? साक्षी ने दरवाजे पर हाथ रखकर पीछे हटते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। आदित्य तुम्हें तब संपर्क करेगा जब वह तैयार होगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं उनके ताजा साफ किए गए रास्ते पर खड़ा था, उनके 3 कार गैरेज और पेशेवर क्रिसमस लाइट्स को देख रहा था, और मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे मैंने पहले नहीं अनुभव किया था। केवल क्रोध नहीं, बल्कि गहरी कटी हुई चोट। क्रिसमस आया। उनके घर में कोई निमंत्रण नहीं था। मैंने अपनी बेटी सारा के पास एडिमंटन जाने का फैसला किया, उसके परिवार के साथ छुट्टियां बिताईं। उसे पता था कि कुछ गलत है, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। बॉक्सिंग डे पर आदित्य ने परिवार को एक समूह संदेश भेजा। सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं।
आशा है कि आपका दिन शानदार रहा। उसने अपनी और साक्षी की तस्वीर पेड़ के सामने भेजी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जनवरी 2044। मैंने एक औपचारिक पत्र पंजीकृत डाक से भेजा। दीपक मेहता ने इसे तैयार करने में मेरी मदद की। यह पेशेवर, स्पष्ट और निस्वार्थ था। इसमें चुकता न किए गए भुगतान का उल्लेख था, जो अब 11,300 रुपये हो गए थे, और तुरंत भुगतान या पुनर्गठन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का अनुरोध किया। मैंने उसे जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। 3 दिन बाद आदित्य ने आखिरकार कॉल किया। पिताजी, यह पत्र क्या है? क्या आप वाकई वकीलों को शामिल कर रहे हैं? तुमने महीनों से मेरे किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया कि आदित्य। मैं क्या कर सकता था? तुम्हारे पास पिता की तरह व्यवहार करने का विकल्प था, न कि बैंक की तरह। उसकी आवाज तेज और तीखी थी। तुम मुझे कानूनी पत्र भेजते हो? सच में? हमारे पास एक अनुबंध है। तुमने इसे हस्ताक्षरित किया है। अगर तुम्हें वित्तीय कठिनाइयां हैं तो मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें संवाद करना होगा। तुम्हें सच जानना है? आदित्य का हंसना कड़वा था। सच ये है कि मुझे तुम्हें वापस पैसे नहीं देने चाहिए। तुम मेरे पिता हो। वह पैसा एक उपहार था, या होना चाहिए था। क्या तुम्हें पता है कि अपने ही पिता से व्यापारिक लेन देन की तरह व्यवहार करना कैसा लगता है? मैं जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सका। एक उपहार? आदित्य, तुमने एक प्रॉमिसरी नोट पर हस्ताक्षर किया है। हमने इसे सही रूप में, कानूनी रूप से किया, ताकि कोई भ्रम ना हो। मैं दबाव में था। तुमने मुझे वह दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। या तुम पैसे नहीं दोगे? यह असली समझौता नहीं है। दबाव में? तुम मुझसे मदद मांगने आए थे। मैंने तुम्हारी स्पष्ट शर्तों के साथ मदद की। तुम्हें पता है क्या पिताजी? उसकी आवाज ठंडी हो गई। मैंने एक वकील से बात की। वह प्रॉमिसरी नोट शायद वैध भी नहीं है, और अगर है तो इसे वसूल करने में तुम्हें मुश्किल होगी। क्या तुम सच में हमारे रिश्ते को पैसे के लिए नष्ट करना चाहते हो? मां तुम पर शर्मिंदा होती। यह मेरे लिए एक घूंसा था, मार्गरेट को इसमें लाते हुए। तुम ऐसा मत करो, मैंने धीरे से कहा। तुम्हारी मां चाहती कि तुम अपने शब्द का सम्मान करो। मैं इस बातचीत से थक चुका हूं। जब तक तुम इस बेवकूफी के कर्ज के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, मुझसे संपर्क मत करना। उसने कॉल काट दिया। मैं अपनी रसोई में बैठा रहा, हाथ कांपते हुए, अपने फोन को घूरते हुए। घंटों तक मैंने वहीं बैठा, जब तक बाहर अंधेरा नहीं हो गया। क्या मैं गलत था? क्या मैं स्वार्थी था? क्या मार्गरेट वास्तव में मुझ पर शर्मिंदा होती? उस रात या अगली रात मैं मुश्किल से सोया। मेरा रक्तचाप बढ़ गया। मुझे अपने मंदिरों में महसूस हो रहा था। मैं 3 बजे जागता, उस बातचीत को दोहराता, हर चीज पर संदेह करता। आदित्य मेरा बेटा था, मेरा एकमात्र बेटा। क्या 1.5 करोड़ रुपए के लिए उसे खोना सही था? लेकिन मेरे मन में एक और आवाज थी, जो शांत लेकिन लगातार थी। पूछ रही थी, क्या मैं उसे खो रहा था, या उसने पहले ही वह चुनाव कर लिया था जब उसने जवाब देना बंद कर दिया, भुगतान करना बंद कर दिया, और मुझसे बुनियादी सम्मान से व्यवहार करना बंद कर दिया। फरवरी में मैंने दीपक मेहता के साथ एक अपॉइंटमेंट बनाया। मैंने सभी दस्तावेज, प्रॉमिसरी नोट, बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड, जो 1.5 करोड़ रुपए के प्रारंभिक भुगतान को दिखाते हैं, 3 सालों में आदित्य द्वारा किए गए सभी मासिक भुगतान और भुगतान बंद होने के रिकॉर्ड लाए। मैंने टेक्स्ट संदेश, पंजीकृत पत्र, सब कुछ लाया। दीपक ने इसे सब देखा। उसकी पढ़ने की चश्मा उसकी नाक पर। वह 60 के दशक में था, 40 सालों से कानूनी पेशे में था। अंततः उसने मुझसे देखा। रघु पाठक की स्थिति इतनी मजबूत थी कि इसे नकारा नहीं किया जा सकता था। कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त उधारी का नोट, स्पष्ट शर्तें, गवाहों के हस्ताक्षर और भुगतान का इतिहास, सभी ने यह साबित कर दिया कि यह अर्ण मान्यता प्राप्त था। अगर तुम इसे आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम जीतोगे। लेकिन क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मैंने पूछा। वह मेरा बेटा है। दीपक मेहता अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। मैं तुम्हारे लिए इसका उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं यह कह सकता हूं, मैंने कई पारिवारिक उधार के मामले देखे हैं जो गलत हुए,
आमतौर पर इसलिए कि कोई दस्तावेज नहीं होता, कोई स्पष्टता नहीं होती। तुमने सब कुछ सही किया। तुमने अपने बेटे को एक बड़ी राशि दी, उचित शर्तों के साथ, और 3 साल तक उसने उस समझौते का सम्मान किया। कुछ बदल गया, और अब वह न केवल भुगतान करने से मना कर रहा है, बल्कि वह इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है और यह दावा कर रहा है कि यह एक उपहार था। यह अब केवल पैसे की बात नहीं है, यह इज्जत की बात है। मैं पैसे को हमारे रिश्ते से ज्यादा महत्व दे रहा हूं। नहीं, दीपक ने दृढ़ता से कहा। वह यह चुनाव कर रहा है। तुम उस चीज के लिए मांग कर रहे हो जो तय हुई थी। वह तो भुगतान करना बंद कर चुका है, संपर्क करना बंद कर चुका है, और अब तुम्हारी प्रतिष्ठा पर हमला कर रहा है। प्यार करने और पैरों तले रौंदने में फर्क है रघु। मैं इस पर विचार करने लगा। अगर मैं उसे मुकदमा करता हूं तो शायद हम कभी इस पर काबू नहीं पा सकेंगे। यह संभव है, लेकिन जो तुमने मुझे बताया उसके अनुसार तुम अब भी मुश्किल से ही बात कर रहे हो। और अगर तुम इसे आगे नहीं बढ़ाते तो इसका क्या संदेश जाएगा कि वह तुम्हारा फायदा उठा सकता है, अपने वादे को तोड़ सकता है और बिना किसी परिणाम के बच सकता है। क्या यही तुम्हारा रिश्ता है? मैंने माया के बारे में सोचा। वह क्या कहती? वह हमेशा मुझसे ज्यादा कूटनीतिक थी, लेकिन उसकी रीढ़ में भी स्टील था। वह असम्मान को सहन नहीं करती, खासकर हमारे बच्चों से। मैं एक बार याद करता हूं, जब आदित्य 16 साल का था। उसने बताया था कि वह कहां जा रहा है और शराब के नशे में घर आया। माया ने उसे 1 महीने के लिए घर में बंद कर दिया, और जब उसने विरोध किया तो उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसलिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। यही असली प्यार है। दस्तावेजों को छोड़ दो, मैंने दीपक को बताया। दावा की तैयारी में 2 हफ्ते लगे। हम शेष मूलधन, ब्याज और कानूनी खर्चों के लिए मुकदमा कर रहे थे। कुल राशि $168,000 से अधिक थी। दीपक ने यह मार्च की शुरुआत में पुणे की उच्च न्यायालय में दायर किया। हमें आदित्य को व्यक्तिगत रूप से सूचित करना था। दीपक ने एक प्रोसेस सर्वर को नियुक्त किया। 12 मार्च 2024 को एक महिला आदित्य के कार्यालय के बाहर आई और उसे दस्तावेज दिए। आदित्य पाठक, तुम्हें यह मिल गया है। मुझे ठीक ठीक पता था कि यह कब हुआ, क्योंकि 15 मिनट बाद मेरा फोन बजने लगा। आदित्य के 3 मिस्ड कॉल। फिर एक संदेश आया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने वास्तव में यह किया। तुम मुझे मुकदमा कर रहे हो, अपने ही बेटे को। तुम पागल हो। फिर एक और संदेश, साक्षी तुम्हारे बारे में सही थी। तुम हमेशा नियंत्रण में रहना चाहते हो। यह वित्तीय उत्पीड़न है। फिर कभी मुझसे संपर्क मत करना, तुम मेरे लिए मर चुके हो। हर संदेश एक चाकू की तरह लगा, लेकिन मैंने अपना निर्णय ले लिया था। मैंने उत्तर नहीं दिया। अगला कॉल सारा का था। पापा, क्या हो रहा है? आदित्य ने मुझे तुम्हारे मुकदमे के बारे में चिल्लाते हुए फोन किया। मैंने सब कुछ समझाया। उधार, हस्ताक्षरित समझौता, रुके हुए भुगतान, महीनों तक नजरअंदाज किया जाना। सारा ने चुपचाप सुना। पापा, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बीच में नहीं डालना चाहता था। क्या वह सच में तुम्हें $150,000 के साथ ब्याज और रुके हुए भुगतान का उद्धार देता है? हां। एक लंबी चुप्पी। फिर, पापा, मुझे खेद है कि तुम यह सब सहन कर रहे हो। इसके लिए मुझे लगता है कि तुम सही कर रहे हो। आदित्य हमेशा हकदार रहा है। मां इसका चिंता करती थी। वह बातचीत सहायक रही। कम से कम मेरे एक बच्चे ने कानूनी प्रक्रिया को समझा। आदित्य ने एक वकील, मार्कस व्हिटफील्ड, को नियुक्त किया, जो उन आक्रामक फर्मों में से एक का था जिनके टीवी पर विज्ञापन होते हैं। उन्होंने एक बचाव बयान दायर किया जिसमें कहा गया कि उधारी का नोट दबाव में हस्ताक्षर किया गया था, कि एक मौखिक समझौता था कि अरविंद परिवार में माफ किया जाएगा, और कि मैंने मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि उधार वास्तव में एक उपहार था। सब झूठ। दीपक चिंतित नहीं थे। वे दीवार पर स्पेगेटी फेंक रहे हैं। कुछ भी नहीं लगेगा, उनके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम खोज की परीक्षाओं से गुजरे। मुझे एक बोर्डरूम में बैठना पड़ा जबकि मार्कस व्हिटफील्ड ने मुझसे 3 घंटे तक दुश्वार सवाल पूछे। क्या यह सच नहीं है कि तुमने अपने बेटे पर दबाव डाला?
क्या यह सच नहीं है कि तुमने अपनी पत्नी की मृत्यु का उपयोग उसे भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने के लिए किया? मैंने संयम बनाए रखा। दीपक ने मुझे तैयार किया था। तथ्यों पर टिके रहो, भावनात्मक मत बनो। आदित्य की परीक्षा अलग थी। दीपक के अनुसार आदित्य अपनी कहानी को सही नहीं रख सका। पहले उसने दबाव का दावा किया, फिर उसने कहा कि उसे लगा कि भुगतान स्वैच्छिक है, फिर उसने कहा कि वह भुगतान करने की योजना बना रहा था, लेकिन मैं उसे मुकदमा करने के लिए जल्दी कर रहा था। उसके वकील ने स्पष्ट रूप से उसे सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन आदित्य नाराज, रक्षात्मक था। अच्छा गवाह नहीं। हमारे पास जुलाई में एक मध्यस्थता सत्र था, अदालत के आदेश पर। हम अलग अलग कमरों में बैठे, जबकि एक मध्यस्थ आगे पीछे जाता रहा। मैं कमरे में दीपक के साथ था, आदित्य और मार्कस दूसरे कमरे में थे। मैंने आदित्य को आमने सामने नहीं देखा। मध्यस्थ, एक रिटायर्ड जज जिसका नाम पट्रिशिया चेन था, बहुत स्पष्ट थी। श्री पाठक, तुम्हारा मामला बहुत मजबूत है। श्री व्हिटफील्ड इसे जानते हैं, लेकिन मुकदमे महंगे और भावनात्मक रूप से थकाऊ होते हैं। क्या तुम समझौते पर विचार करोगे? वे क्या पेशकश कर रहे हैं? वे 5 वर्षों में $80,000 का भुगतान करने का सुझाव दे रहे हैं। मैंने दीपक की ओर देखा। उसने कंधे उचकाए। यह अपमानजनक है। सच में तुम्हें $160,000 से अधिक चाहिए, कानूनी शुल्क को छोड़कर। उन्हें बताओ कि $160,000 1 वर्ष के भीतर चाहिए, नहीं तो हम मुकदमे के लिए जाएंगे, मैंने कहा। पट्रिशिया फिर से आगे पीछे गई। एक बार फिर आदित्य का सबसे अच्छा प्रस्ताव था 3 साल में $1,00,000। मैंने मना कर दिया। हम जज से मिलेंगे, मैंने साक्षी से कहा। उसने सिर हिलाया। मुझे लगा तुम ऐसा ही कहोगे। जहां तक बात है रघु पाठक, मुझे लगता है तुम जीतोगे। सुनवाई 15 अक्टूबर 2024 के लिए निर्धारित की गई थी, जब से आदित्य ने वादा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसके ठीक 5 साल बाद। मुझे नहीं पता कि अदालत के कार्यक्रम को इस तरह से निर्धारित किया गया या ये कोई ब्रह्मांडीय विडंबना थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुनवाई के महीनों में बहुत कठिनाई हुई। मैंने वजन खो दिया। मेरी रक्तचाप की दवा बढ़ा दी गई। कुछ रातें ऐसी थीं जब मैं जागता रहता और सोचता कि क्या मैं सही कर रहा हूं। लेकिन फिर मैं आदित्य के शब्दों को याद करता, तुम मेरे लिए मृत हो। उसने अपना चुनाव कर लिया था, मैं बस आगे बढ़ रहा था। सुनवाई 2 दिन तक चली। अदालत का कक्ष बिल्कुल ऐसा था जैसा आप टीवी पर देखते हैं, लेकिन छोटा और साधारण। लकड़ी के पैनल, कठोर फ्लोरोसेंट लाइट्स, असुविधाजनक बेंचें। आदित्य ने प्रतिवादी की मेज पर बैठकर मरकस के साथ बातचीत की। जब मैं पहली बार अंदर गया, तब हमारी नजरें मिलीं। उसने नजरें हटा लीं। दीपक ने हमारे मामले को व्यवस्थित तरीके से पेश किया। वादा पत्र को मान्यता दी गई। बैंक के रिकॉर्ड दिखाते हुए हर महीने आदित्य द्वारा किए गए एक $5,00,000 के हस्तांतरण का प्रमाण। संदेशों में आरण की स्वीकृति थी। पंजीकृत पत्र, आदित्य के अपने शब्द, नकद प्रवाह के समय के मुद्दे, जो कि आरण के अस्तित्व को मान्यता देते थे। मरकस ने कोशिश की। उसने सच में कोशिश की। उसने साक्षी को गवाही देने के लिए बुलाया कि मैंने मौखिक आश्वासन दिए थे कि पैसे में लचीलापन है, लेकिन प्रतिपरीक्षा के दौरान दीपक ने उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि उसने कभी ऐसी बातचीत नहीं सुनी। वह बस वही दोहरा रही थी जो आदित्य ने उसे बताया था। उसने आदित्य को बुलाया, जिसने गवाही दी कि उसे दबाव महसूस हुआ, लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि मैंने उसे किस तरह से दबाव डाला था, सिवाय इसके कि मैंने एक बड़े आरण के लिए एक कानूनी दस्तावेज की मांग की थी। जज न्यायमूर्ति माया थॉम्पसन अपने 50 के दशक में थीं, तेज दृष्टि वाली और बिना किसी बकवास के। उन्होंने सभी दस्तावेज पढ़ लिए थे। गवाही के दौरान उन्होंने मरकस को कई बार रोका। वकील, क्या आपके पास इस कथित मौखिक समझौते के सबूत हैं? क्या आपके पास इन बातचीतों के अलावा कोई गवाह है? नहीं, आपकी महोदय। लेकिन फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन दोनों पक्षों ने अपने मामले को समाप्त कर दिया। न्यायमूर्ति थॉम्पसन ने कहा कि वह 30 दिनों के भीतर एक लिखित निर्णय जारी करेंगी, लेकिन अपनी खोजों का मौखिक सारांश देंगी।
सभी सबूतों की समीक्षा करने के बाद उन्होंने शुरू किया और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं वादापत्र को मान्य, सही रूप से कार्यान्वित और स्पष्ट पाती हूं। मुझे कोई दबाव का सबूत नहीं मिलता। आदित्य पाठक 35 वर्षीय शिक्षित पेशेवर हैं जिन्होंने इस समझौते में स्वेच्छा से प्रवेश किया। प्रतिवादी के मौखिक समझौते के दावे बिना समर्थन के हैं और दस्तावेजी साक्ष्य से विरोधाभासी हैं, विशेष रूप से भुगतान इतिहास, जो दर्शाता है कि प्रतिवादी ने 3 वर्षों तक आरण को स्वीकार किया और उसका सम्मान किया। प्रतिवादी का भुगतान रोकने का निर्णय सुविधा का एक मामला लगता है, कानूनी अधिकार का नहीं। मैंने देखा आदित्य के कंधे झुक गए। इसलिए मैं वादी के पक्ष में निर्णय देती हूं। आदित्य पाठक को, रघु पाठक को, एक अर्थांदार 240 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, जिसमें मूल राशि, अधिसूचित ब्याज और पूर्व निर्णय ब्याज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी को वादी के कानूनी खर्चों का भुगतान करना होगा, जिसे मैं 22 रुपये अंकित करती हूं। कुल निर्णय 180,240 रुपये। प्रतिवादी के पास इस निर्णय को संतोषजनक बनाने के लिए 90 दिन हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो वादी संपत्ति की जब्ती या गार्निशमेंट के लिए आगे बढ़ सकता है। अदालत का सत्र समाप्त होता है। गवर्नर ने गिरा दिया, सब खत्म हो गया। मैंने जीत लिया। दीपक ने मेरा हाथ थामा, मुस्कुराया। बधाई हो रघु, न्याय मिला। लेकिन मुझे विजयी महसूस नहीं हुआ। मैं थका हुआ था। अदालत में आदित्य मरकज के साथ जल्दी जल्दी बातें कर रहा था, गुस्से में इशारे कर रहा था। साक्षी रो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर बिना देखे बाहर निकल गया। 90 दिन बीत गए, कोई भुगतान नहीं। दीपक ने गार्निशमेंट ऑर्डर के लिए आवेदन किया। हमें पता चला कि आदित्य के व्यवसाय में एक क्रेडिट लाइन और कुछ संपत्तियां थीं, लेकिन उसका व्यक्तिगत बैंक खाता लगभग खाली था। गार्निशमेंट ने उसकी मजदूरी का 20% लेना शुरू कर दिया। हमने वडाला स्थित मकान पर भी लिया। तभी आदित्य आखिरकार टूट गया। उसने मुझे फोन किया। यह नवंबर के अंत का समय था, लगभग 9 बजे। मैंने लगभग जवाब नहीं दिया। पिता, उसकी आवाज खराश वाली थी, जैसे वह रो रहा हो। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं सुन रहा हूं। मैं नहीं कर सकता। गार्निशमेंट हमें मार रही है। साक्षी बहुत गुस्से में है। वह छोड़ने की बात कर रही है। मेरे व्यवसाय साथी ने मुझे खरीदने की बात कही क्योंकि इससे कंपनी की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। पिता, मैं सब कुछ खो रहा हूं। तुम्हारे पास भुगतान करने के लिए 90 दिन थे। आदित्य, तुमने नहीं किया। मुझे पता है, मुझे पता है। ठीक है, मैं गुस्से में था। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा था कि तुम पीछे हट जाओगे, कि जज मेरे पक्ष में फैसला करेगा। मैं गलत था पिता। मैं सब कुछ के बारे में गलत था। लाइन में चुप्पी थी। मैं उसकी सांसें सुन सकता था। मुझे खेद है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे बहुत खेद है। मैंने झूठ बोला। यह कोई उपहार नहीं था। जब मैंने उस नोट पर हस्ताक्षर किए तब मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। और फिर व्यापार तंग हो गया और साक्षी पैसे खर्च कर रही थी, और मैंने बस सोचा कि मैं तुम्हें टाल सकता हूं। मैंने सोचा कि तुम मेरे पिता हो, तुम वास्तव में दबाव नहीं डालोगे। मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, और जब तुमने दबाव डाला तो मैं बचावात्मक और क्रूर हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं गलत था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक हिस्सा चाहता था कि मैं उस पर गुस्सा करूं, उसे बताऊं कि उसने मुझे कैसे दुख पहुंचाया। दूसरा हिस्सा उसे तुरंत माफ करना चाहता था, उसे बताना कि सब ठीक है। मैंने नहीं किया। तुम मुझसे क्या चाहते हो आदित्य? मैं तुम्हें भुगतान करूंगा। मैं कुछ स्टॉक विकल्प बेचूंगा। घर के खिलाफ एक और ऋण लूंगा। जो भी करना होगा। लेकिन पिता, जब मैं भुगतान कर दूं, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? क्या हम फिर से पिता और पुत्र बन सकते हैं? मैंने ईमानदारी से कहा। तुमने सिर्फ एक कर्ज चुकाने से मना नहीं किया। तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया, मेरे चरित्र पर हमला किया और अपनी मां की यादों को इसमें घसीटा। तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मरा हूं। यह ऐसी बात नहीं है जिसे मैं बस भुला दूं। मुझे पता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं।
अगर तुम मुझे कर्ज चुकाने का मौका दोगे तो मैं सब चुका दूंगा, फिर हम देखेंगे। लेकिन आदित्य, अगर हम इस रिश्ते को फिर से बनाएंगे तो यह अलग होगा। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनूंगा जिसे तुम फायदा उठा सको। मैं सीमाएं तय करने से नहीं डरूंगा क्योंकि तुम गुस्सा हो सकते हो। क्या तुम समझते हो? हां, मैं समझता हूं। उसने 3 किश्तों में 6 हफ्तों में चुकता किया, अपनी टेस्ला बेची, अपनी आरआरएसपी को लिक्विडेट किया और एक बड़ा होम इक्विटी लोन लिया। जनवरी 2025 के मध्य तक पूरे 1 या 40 मेरे खाते में आ गए। दीपक ने न्यायाधीश के समक्ष संतोषजनक दस्तावेज दाखिल किया। कानूनी रूप से यह खत्म हो गया, लेकिन भावनात्मक हिस्सा थोड़ा लंबा चला। आदित्य ने पूछा कि क्या हम कॉफी के लिए मिल सकते हैं, बस हम दोनों। मैंने सहमति दी। हम करवे नगर में एक कैफे में मिले। ये एक तटस्थ जगह थी। शुरुआत में थोड़ी अजीब स्थिति थी। हमने दोनों डबल डबल ऑर्डर किए और एक दूसरे के सामने बैठे, आंखें मिलाने में झिझकते हुए। मैं थेरेपी ले रहा हूं, आदित्य ने आखिरकार कहा। साक्षी ने इसे जरूरी समझा। हम कपल्स काउंसलिंग भी कर रहे हैं। उसने कहा कि मुझे अधिकार और जिम्मेदारी के मुद्दे हैं। वह सही थी। ये कैसा चल रहा है? मैंने पूछा। कठिन, सच में कठिन, लेकिन आवश्यक। मेरे थेरेपिस्ट ने मुझसे तुम्हें एक पत्र लिखने को कहा है। मेरे पास है, अगर तुम पढ़ना चाहो। उसने एक लिफाफा मेरी ओर खिसकाया। मैंने खोला। 3 पन्नों का हस्तलिखित। इसमें सब कुछ था। उसके अधिकार के भावनाएं, उसके तर्क, कैसे उसने अपने मन में चीजों को मोड़कर खुद को पीड़ित बना लिया। उसने उन चीजों के लिए विशेष रूप से माफी मांगी जो उसने कही थी। तुम मेरे लिए मरे नहीं हो पिताजी। तुम कभी नहीं थे। मैं केवल गुस्से में था और शर्मिंदा था, और मैंने उस व्यक्ति पर हमला किया जिसे मैं जानता था कि वह मुझे हमेशा प्यार करेगा। मैंने उस प्यार का फायदा उठाया। मुझे खेद है। मैंने पत्र को सावधानी से मोड़ा। इसके लिए धन्यवाद। मैंने हर शब्द का मतलब समझाया। हमने 2 घंटे बातें की। उसने मुझे व्यवसाय की परेशानियों के बारे में बताया, साक्षी से जीवन शैली बनाए रखने का दबाव, असफलता के डर के बारे में। मैंने उसे बताया कि माया के जाने के बाद की अकेलापन के बारे में, कैसे उसकी अस्वीकृति ने उस दुख को और बढ़ा दिया। हम में से कोई नहीं रोया, लेकिन बहुत करीब थे। मैं वादा नहीं कर सकता कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मैंने कहा जब हम जाने के लिए खड़े हुए। मैं ऐसा नहीं चाहता, आदित्य ने कहा। पहले जैसा होना स्वस्थ नहीं था। मुझे बेहतर चाहिए। मैं ऐसा बनना चाहता हूं जिस पर मां गर्व करे। हम धीरे धीरे फिर से जुड़ रहे हैं। महीने में एक बार रात का खाना, हर कुछ हफ्तों में फोन कॉल। यह पहले जैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन शायद यह अच्छा है। यह अब अधिक ईमानदार है। उसे पता है कि मैं उसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं पैरों के नीचे नहीं लुढ़कूंगा। मुझे पता है कि वह गलत चुनाव करने में सक्षम है, लेकिन उसे पहचानने और सुधारने की भी क्षमता है। मेरे लिए मैंने समझौते की राशि का कुछ हिस्सा यात्रा पर खर्च किया। माया और मैंने हमेशा योजना बनाई थी। न्यूजीलैंड में 3 सप्ताह। मैंने मिलफोर्ड साउंड में उसकी कुछ राख बिखेरी, जैसा उसने चाहा था। मैंने उसके नाम पर टॉम बेकर कैंसर सेंटर में 50,000 रुपये दान किए। और मैं किसी से मिला। उसका नाम लिंडा है। वह 64 वर्षीय एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है जो खुद विधवा है। हम एक शोक सहायता समूह में मिले। हम कुछ महीनों से एक दूसरे से मिल रहे हैं। यह माया और मेरे रिश्ते से अलग है। यह अच्छा है। लिंडा को मुकदमे के बारे में सब कुछ पता है। उसने मुझसे कहा, तुमने अपने बेटे को सिखाया कि प्यार में जिम्मेदारी शामिल होती है। यह एक उपहार है, भले ही यह कठिन परिस्थितियों में लिपटा हुआ हो। शायद वह सही है। मैंने सीखा है कि एक अच्छे पिता का मतलब यह नहीं है कि हर चीज के लिए हां कहना। इसका मतलब यह नहीं है कि शांति बनाए रखने के लिए अपमान को स्वीकार करना। माया कहा करती थी, सीमाएं दीवारें नहीं होती, वे स्वस्थ रिश्तों के लिए पुल होती हैं। मैंने यह पूरी तरह से नहीं समझा जब तक मुझे एक को लागू नहीं करना पड़ा। मेरी सलाह है, अगर आप किसी समान स्थिति का सामना कर रहे हैं तो सब कुछ दस्तावेजित करें।
अगर आप परिवार को पैसे उधार देते हैं तो इसे सही तरीके से करें। और अगर कोई जिसे आप प्यार करते हैं उस विश्वास का उल्लंघन करता है तो जान लें कि उन्हें जिम्मेदार ठहराना क्रूरता नहीं है। कभी कभी यह सबसे प्यार करने वाली चीज होती है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि असली रिश्ते बिना आपसी सम्मान के नहीं हो सकते, और सम्मान का मतलब है अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना। आदित्य और मैं इस बात का प्रमाण हैं कि आप विश्वासघात से वापस आ सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब दोनों लोग कठिन काम करने के लिए तैयार हों। केवल तभी जब दोनों लोग यह स्वीकार करें कि क्या गलत हुआ, और केवल तभी जब आगे सीमाओं का सम्मान किया जाए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई, या यदि इसने आपको किसी स्थिति में मदद की, तो कृपया उस लाइक बटन को दबाएं और शैटर्ड वेंजेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी करें। मैं आपकी राय या अपने अनुभव सुनना चाहूंगा। क्या आपको कभी परिवार के सदस्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी? यह कैसा निकला? चलो इसके बारे में बात करें। और याद रखें, सीमाएं तय करना यह नहीं है कि आप किसी से कम प्यार करते हैं। कभी कभी इसका मतलब है कि आप उन्हें और अपने आप को बेहतर की मांग करने के लिए प्यार करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।